अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना चलाई गई। उसके बाद उन दोनों योजनाओं को और सम्मिलित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और उसके बाद सौभाग्य योजना। इसमें मैं समझता हूँ सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। कहीं एक दो स्टेट्स की शिकायत जरूर है कि जहाँ दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है। उसमें भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर अब लास्ट में आरआरडीएस योजना, उस आरआरडीएस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को और कनेक्शन मिले। उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ चीज़ें और उसके अंदर कंडीशंस डाली गई हैं कि गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मुफ्त मिलेगा। और उसके अंतर्गत जो जो परिवार एलिजिबल हैं उन एलिजिबल परिवारों को और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ये योजना 2021 में शुरू की गई थी, इसकी जो भी लागू करने की तिथि कुछ देरी से शुरू हुई और 2022 में इसको शुरू किया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर इसका, कुछ प्रांतों में इसका अच्छा परिणाम निकला है। शेष प्रांतों में मैं समझता हूँ आने वाले एक वर्ष के अंदर अंदर इन सब गरीब परिवारों को और मुफ्त बिजली देने का काम पूरा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 योगेंद्र चंदोलिया। माननीय अध्यक्ष जी, पहले क्वेश्चन नंबर बोलो आप। 143। ओ बस बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट जो है टेबल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार, क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए थे? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है, और भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण हैं? ये तो आपने प्रश्न पूछ लिया, आप तो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछो। ये तो प्रश्न तो जो पढ़ लिया ना आपने वो मत पढ़ो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्या मुझे मिला है, आप क्या जानना चाहते हैं? जो मुझे उत्तर मिला है उस उत्तर में जो बताया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्ष 1975-76 के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और 120 गज के भूखंडों का ब्यौरा जो दिया है दिल्ली सरकार ने, यह गलत उन्होंने जानकारी दी है। इस सदन को गुमराह किया गया है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय ग्राम सभा होती थी, पहले अनुसूचित जाति के लोगों को और उसके बाद जो है सभी समाज के लोगों को ग्राम सभा ने प्लॉट दिए हैं। 120 गज के प्लॉटों का मंत्री जी मालिकाना हक आज तक उनको नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाए। उसी प्रकार से दूसरा सप्लीमेंट्री पूछ लेना आप, माननीय मंत्री जी को जाओ सप्लीमेंट्री में पूछ लेना, पहले एक का जवाब देने में। अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य महोदय ने प्रश्न पूछा है, इसमें ये ठीक है कि 74-75 के अंदर कुछ प्लॉट उनको अलॉट किए गए थे जिनकी संख्या और बहुत ही नॉमिनल संख्या उस समय की गई, लेकिन बाद में उनको स्वामित्व के अधिकार ये नहीं दिए गए, क्योंकि उस समय गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा कि एज पर रूल्स उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसके बाद उनको स्वामित्व के अधिकार देने के लिए अलग से योजना बनाई गई। 74-75 में ना दे करके उनको 1989 में वहाँ तक 2045 लोगों को और ओनरशिप के राइट से दिए गए हैं, जबकि अलॉटमेंट 18,690 लोगों को हुई थी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैं सूची वो चाहता हूँ जो एलजी साहब ने कौन सा ऐसा पत्र निकाला और कितने लोगों को। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति को मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया 120 गज के प्लाट का। उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को
1 एकड़ जमीन दी थी कृषि के काम करने के लिए, वह भी आज तक 1975 के बाद मालिकाना हक के लिए जगह जगह जूझ रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री जी से, कि यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इन लोगों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए जो सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है 2045 लोगों को ओनरशिप के राइट्स मिल चुके हैं और इसकी सूची जो है सदस्य महोदय को ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। रामवीर सिंह बिधूड़ जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भूमिहीनों को खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, 1 एकड़ जमीन। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, कितने भूमिहीनों को मालिकाना अधिकार दिया गया है या भूमिदर बनाया गया है। इसी के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को आवासीय प्लॉट दिए गए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपने घर भी उन प्लॉट्स के ऊपर बना लिए हैं, उनको कब तक मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा जिससे कि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, दिल्ली सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले को सुलझाने की कृपा करें, जिससे कि जिन लोगों को खेती बाड़ी के लिए जमीन मिली या जिन लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिले उनको मालिक। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चूँकि हमको मालूम है कि दिल्ली के जितने गांव हैं 252 गांव उसमें, और जब इसका नोटिफिकेशन हुआ उनको ग्रामों की संज्ञा से समाप्त करके उसको म्यूनिसिपैलिटी के अंदर और शामिल कर लिया गया। और 507 सेक्शन ऐसा है, वो बताता है कि जैसे ही गांव म्यूनिसिपैलिटी में आ जाता है तो वो सारी ज़मीन डीडीए के पास चली जाती है। तो ऐसी ज़मीनें जो डीडीए के पास आई हैं, ऐसे लोगों को और उनको 1-1 एकड़ ज़मीन का जो अधिकार दिया गया है, वो संख्या उस संख्या के बारे में चलो बाद में बता देना। बता देंगे। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4964 ऐसे लोग हैं जिनको ये प्लॉट दिए गए। क्वेश्चन नंबर 144 श्री भर्तृहरि महताब जी। क्वेश्चन नंबर 144। माननीय मंत्री महोदय। Sir, the answer has been placed on the table. माननीय सदस्य। Sir, during the Second World War, number of airfields were constructed with the support of American government. One such airfield was subsequently developed as Aviation Resource Center at Charbatia, which is adjacent to Cuttack, which has more than 2,400 acres of land under its control. That airfield is now becoming defunct. My question to the Honorable Minister is whether the Civil Aviation Ministry will take adequate steps to take control of this airfield from the defense and utilize it for civilian purpose. Honorable Speaker, sir, like the Honorable Member has mentioned, the Charbatia airspace is currently with the Aviation Research Center. And from the Civil Aviation Department under the leadership of our Honorable Prime Minister, we want to expand the airport network as much as possible. जितने ज़्यादा बन जाए उतना अच्छा है हमारे लिए. But when it comes to these airports being operated or owned by certain different institutions, once the institution agrees to let it operate for civilian operations, only then we come into the picture, sir. So I understand the request coming in from the honorable member, but I would say that if the state also comes in, and if the state and obviously the Aviation Research Center, जिसके पास अभी ये airport है, if they agree to run for civilian operations, then the Ministry of Civil Aviation will go ahead with the proposal, sir. माननीय मंत्री जी। Sir, just a clarification here. With the development of technology
Now, Aviation Resource Center is being operated in and around Delhi. So that airfield is slowly becoming different. Not a single aircraft is being operated for last 3 years. My second supplementary, sir, is International Civil Aviation Organization, ICAO study shows that the air connectivity has an economic multiplier of 3.25 and employment multiplier of 6.1. My question is, will the minister let us understand the total increase in operational airports since 2014, the impact of widespread and affordable air travel on general population from Tier 2 and Tier 3 cities? Sir, I will give you a general picture from 2014. What were 74 airports in 2014? Now, in the last 10 years, we have expanded the whole airport network to 157 airports, sir. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed 5 lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation, and we take great pride in that. With the improvement of the network, we have created, the more number of passengers have come into this air travel network, sir. And Honorable Member has specifically asked regarding the job creation multiplier and the economic multiplier. The numbers have already been mentioned, but one important statistic that I would like to give, sir, if you look at the Chennai Airport is being built in 1350 acres, and the daily passenger movement is 72,000 there. And for 72,000 people moving every day, the kind of job creation Chennai creates today is 20,000 direct jobs. And with the multiplier effect, so one direct job being created in aviation sector results in up to 6 more jobs, either direct or indirect, within the aviation network, sir. And if the ICAO studies the multiplier effect, which is 6.7, in countries like India, the multiplier effect can go up to 15. So if I'm saying 20,000 jobs being created in Chennai Airport itself, the indirect jobs can be up to 1.2 lakhs to 3 lakh jobs. So you can imagine with the number of passenger movement that is happening in all the airports, and we have created 80 airports, sir, in these Tier 2 and Tier 3 city networks. So when the passenger movement is there, obviously the job creation also subsequently will happen. And for the specific figure, I'll give it in writing to the Honorable Member, sir. पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आरसीएस फ्लाइट और उड़ान योजना के तहत में पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है वो अपने आप में सराहनीय है। और जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सोजत में, पाली जिले के सोजत में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एयर स्ट्रिप अवेलेबल हैं, लेकिन ये अनसर्ड एयर स्ट्रिप है उड़ान डॉक्यूमेंट के तहत में, और 5 राउंड में भी वहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं आए। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं, वो पाली में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं। उसके लिए 932 करोड़ पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं, और 7,500 करोड़ और दिए जाएंगे। तो अगर जो आपने 5 राउंड लिए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रपोजल जो है, आपका बिडिंग प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है या इस प्रोसेस को आप क्लोज कर देंगे? तो इन फैक्ट्स को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के 12 में से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ है, तो क्या सोजत में, पाली जिले के, इसमें जो राउंड बिडिंग जो है वो वापस प्रोसेस शुरू होगा या नहीं? Sir, like the Honorable Member has mentioned, UDAN has been a revolutionary scheme for the civil aviation network, sir. Under the UDAN scheme, whatever unserved or underserved airports are there, the only way we could invite the airlines to run some routes from the airports was giving viability gap funding, and this was happening through the UDAN scheme. उड़े देश का आम नागरिक, यही सोच थी सर हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि आम नागरिक
हमारे देश का जो आम जनता है वो भी हवाई जहाज से ट्रैवल करे, उसको सही करने का काम ये उड़ान के तहत हमने किया है सर। और जो ये पाली का है, हमने आइडेंटिफाई किया है कि सोजत एयर स्ट्रिप पाली में है। पाली एक जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अभी इंडस्ट्रियल हब भी वहां पे बनने वाला है, तो जरूर वहां पे एयर कनेक्टिविटी उस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोग रहेगा। तो उड़ान में एक बार लिस्ट हो जाता है सर कोई भी एयरपोर्ट, उसका कंटिन्यूस बिडिंग में रहता है। अगर इस बार एयरलाइंस नहीं आए तो बाकी दूसरे राउंड में हम जरूर लगाएंगे। और अभी उन्होंने प्रश्न भी उठाए, तो जरूर हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि वहां से किसी भी तरह एक प्लेन को हम चलाएं तो जरूर कंटिन्यूस बिडिंग उसका चलता रहेगा सर। जवाब अच्छा देते हो, लेकिन थोड़ा शॉर्ट और करने लग जाओ, पर जवाब प्रॉपर्ली देते हो। क्वेश्चन में 2-3 का समाधान हो जाता था, तो इसलिए एक्सपैंड करता हूं। तारिक अनवर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रोज मेरा नहीं। मंत्री जी से स्पेसिफिक क्वेश्चन बिहार को लेकर है कि बिहार में बिना सेवा वाले हवाई अड्डों में के विकास के लिए सरकार की योजनाएं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान के तहत क्या है, और साथ ही ये बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय कि क्या कटिहार RCS मार्ग को उड़ान 3 के तहत बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? यदि हाँ, तो कटिहार हवाई अड्डा जो हमारा क्षेत्र है, के संसदीय क्षेत्र है, का कब तक चालू होने की उम्मीद है, ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से। वही है पूर्णिया का भी बता देते हैं सर। पूर्णिया का तो वैसे टेंडर हमने कर दिया। हमारे मंत्री महोदय भी जबरदस्त हैं। इतना बताता हूं कि बैठे बैठे व्यक्ति का जवाब मत दो, पर देते ही देते हैं। अब आप देने की आदत पड़ लो, नहीं मानते। नहीं सर, कटिहार का भी कर देंगे सर। कटिहार का वील जस्ट वेरीफाई एंड वील लेट यू नो व्हेन एग्जैक्टली वी कैन स्टार्ट द ऑपरेशंस। एंड अदर एयरपोर्ट इन पूर्णिया आल्सो सर, वी आर इन द फाइनल स्टेजेस। टर्मिनल बिल्डिंग का भी उसका वो टेंडर अभी निकालने वाले हैं सर। श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि दुर्गापुर में जो पश्चिम बंगाल में है उसके काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। वहां पर काफ़ी ज़मीन है, पहले वहां पर एयर इंडिया के फ्लाइट्स भी चला करती थी माननीय मंत्री जी। और वह देश के 5 सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है जहां बड़े बड़े PSUs हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वहां यातायात को बढ़ाया जाए। उसको लेकर यदि मंत्री जी हमें कुछ जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुर्गापुर में अभी तो लोकसभा में चल रहे प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। A culmination of years of dedication and hard work. I applaud your efforts and the contribution of your families and teachers in helping achieve your dreams. I congratulate you all for receiving degrees and medals. I especially congratulate Dr. Ajit Kumar Mohanty, Chairman, Atomic Energy Commission and Secretary, Department of Atomic Energy, Government of India. Dr. Manjit Mishra, Director, National Institute of Food and Agriculture, USA. Dr. Prakash Rao Venkataramana Dubiri, President, National Academy of Veterinary Science, and Mrs. Raimati Ghuria, Distinguished Tribal Farmer, the recipient of Doctor of Science honoris causa. I am happy to know that our girls have outnumbered our boys in receiving gold medals. My special congratulations to the girls for their outstanding achievement. सजन मंडली, भारतर एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय भाव सुख्यात यह विश्वविद्यालय कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में यथेष्ट अवदान रही। 6 दशंधिर अवधि समयव्यापी अभियात्रा मध्य यह विश्वविद्यालय अनेक सफलता हासिल करने समर्थ होई। राज्य तथा देशर कृषि उत्पादन वृद्धि में यह अनुष्ठान उल्लेखयोग्य अवदान रही।
विभिन्न फसलर नूतन किसम उद्भावन नूतन कृषि यंत्रपातिर विकास प्राणीपालन क्षेत्र में ज्ञान कौशल विकास सहित छतु चाष और महू चाष परी अनेक धंदामूलक वृत्तिर प्रसार पर विश्वविद्यालय प्रशंसनीय कार्य करिछि। एसबु विषय अवगत होई मु खूब आनंदित। एही विश्वविद्यालय उत्तीर्ण छात्र छात्री माने विभिन्न क्षेत्र में निज साध्य मते राष्ट्र गठन में सहायता करछन्ति। विश्वविद्यालय अनेक छात्र छात्री सर्वभारतीय प्रतियोगितार परीक्षा सफल हासिल करवा यही अनुष्ठान पाई गौरवर विषय। एसहित अनेक पुरातन छात्र छात्री देश विदेश में सम्मानजनक पद पदवी अलंकृत करिपारिछन्ति। भारतीय कृषि गवेषणा परिषदर पूर्वतन महानिर्देशक एवं संप्रति उद्भिद किसम सुरक्षा और कृषक अधिकारी कर्तृपक्ष अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र एवं ओडिशार पूर्वतन मंत्री स्वर्गत दामोदर राउत यही विश्वविद्यालय सुयोग्य छात्र थिले। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी आप सुन रहे थे, जो कि भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी और छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बता रही थी कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से इस विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और आइए आपको वापस से सीधे लिए चलते हैं लोकसभा में चल रहे प्रश्नकाल की कार्रवाई की ओर। फर्दर एयरपोर्ट फॉर देयर बेनिफिट। Sir, the answer to the question that he asked is yes. And what he has mentioned that 5,260 crores which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. माननीय सदस्य देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है। सर, I asked a simple question, not a complicated question. Is as to who these 6 airports were given to. The minister is very intelligent. He has skirted the question. Okay, now my question comes now. Actually, you may know that the Niti Aayog and the Department of Economic Affairs, they had recommended that not more than 2 airports to the same entity should be given. Now with this 6 airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes 8, including the Mumbai airport, which they obtained at gunpoint. माननीय मंत्री जी। Now, sir, my question हो गया आपका। Let me formulate the question. I want to know, and I may say that workers in all these airports opposed the privatization. माननीय मंत्री जी। Sir. Earlier, Kolkata and I'll answer, Chennai. Sir, in terms of intelligence, I can't compete with the honorable senior member of the House. He has asked a very simple question. I have answered it very, very simply only, sir. And when it comes to the question that he is answering right now, I'm answering the question only. Why? आप उनका जवाब दे लीजिए। I've answered it. You already done it. I've answered the question also. Sir, when he talks about Department of Expenditure, Economic Affairs, mentioning it is totally false, sir, and it does not arise also. It does not arise also. Niti Aayog also, I'm just mentioning the point why it does not arise in this case. Because when the leasing out of these airports happened, sir, a thorough process was followed. And empowered group of Dada सुन लीजिए, उसके बाद you can ask if you want. Sir, when this whole leasing of these 6 airports was done, an empowered group of secretaries, EGOS, was also formed. And who was heading this EGOS? He was the CEO of Niti Aayog, and the Department of Economic Affairs secretary was part of that. When all these peoples were part of the EGOS only, where does the point come that they were opposing this thing? So there was no reason or that. A thorough
competitive, transparent bidding process was done for leasing out of this airport. So whatever the member is saying is wild allegations, sir. There is no fact in all of that. अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो इतना ही मुझे अब सवाल नहीं पूछना क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। और बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया कि बिडिंग जो हुई बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई और इसमें कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, लेकिन केवल प्रश्न चिन्ह खड़े करना एक आदत सी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 1463 दुष्यंत सिंह जी, आप जो एक मिनट मंत्री जी, और मंत्री जी सर प्लीज मंत्री जवाब सर। एक तो है ये सरकार इससे भागने वाली नहीं है सर, सीधा सीधा उत्तर देंगे, जो भी अगर ठीक से पूछेंगे तो उसका सीधा उत्तर देंगे। उन्होंने एक और विषय भी उठाया था कि एम्प्लॉइज ने भी इसका विरोध किया था। ये भी बिल्कुल होने के कोई संभावना नहीं है सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जब ये एयरपोर्ट्स थे तो एक क्लॉज भी है कि 3 साल तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को उसमें से 60% को जो ये कंसेशनर है जो ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा एयरपोर्ट को, 60% दे कैन रिटेन इट टू देम। And if they are not retained, if the retainment is not possible, then they can come back to, they are with the AI only. All are with the AI only. Nobody is losing their jobs. So there is no reason for anyone to be afraid कि ये लीजिंग पे जा रहा है तो हमारे ये नौकरी का क्या होगा। सब कायम है सर। जिनको जो ये प्राइवेट ये ऑपरेटर के पास जाना है वो जा सकते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही है। तो कोई उनके नौकरी के बारे में किसी ने विरोध करने की कोई संभावना इसमें नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 146 दुष्यंत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 146 सर। माननीय मंत्री जी, बिट्टू जी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सर टेबल पे रख दिया गया। माननीय सदस्य। तो धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे आज क्वेश्चन उठाने का मुझे मौका दिया। सर, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दिया जाए और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने 21, 22, 26, 27 तक 10,900 करोड़ रुपए दिए थे। इसकी राशि लगभग 8,910 करोड़ रुपए खर्चे हो चुके हैं। इसमें लगभग 2,89,000 को लोगों को नौकरी दी गई है। मैं झालावाड़ 12 से आता हूं, एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। सर, आप भी हाड़ौती से आते हैं सर। हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में सर गार्लिक ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है, वहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में, जब झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इसका इंसेंटिव क्या निफ्टम के द्वारा, आपके संरक्षण के द्वारा निफ्टम हमारे क्षेत्र में जो कुंडली में है, हमारे क्षेत्र में ऑयल सीड्स और गार्लिक प्रोसेसिंग के लिए कुछ अच्छा सेंटर अंडर द कोटा यूनिवर्सिटी के सेंटर में, झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के सेंटर में वो करने जाएगी क्या? माननीय मंत्री। स्पीकर साहब, जैसे कि एमपी साहब ने कहा है, प्रधानमंत्री साहब का बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान है, क्योंकि अगर किसान की, फार्मर की, अगर सर उसकी हमें उसको फ़ायदा देना है, उसकी इनकम डबल ट्रिपल करनी है, तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हर पिछड़ा, गरीब, वंचित, एससी की बात करें, इससे जुड़ के ही सर वो प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे मंत्री जी ने कहा, ये सर बिल्कुल ठीक है। ये स्कीम 31 मार्च 2021 को शुरू हुई थी और सर 26-27 तक ये चलनी है। इसमें सर 10,900 करोड़ रुपया हमने रखा है। सर ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। सर आपको खुद आके अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी डिमांड मिनिस्ट्री में आएगी तो कोई भी डिमांड जो करेगा उसे हम पूरी करेंगे। जहाँ तक सर आप भी राजस्थान से आते हैं, मैं क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी स्टेट्स डिस्कशंस करती हैं। जैसे कि आपने कहा राजस्थान में सर, जैसे अलवर में है, वहाँ पे
अनियन बेस्ड प्रोडक्ट्स की सर बात है, ये राजस्थान से सलाह मशवरा करके आपका जो बारन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गार्लिक की वो पहले ही वो उसे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट सेंटर ने गार्लिक के लिए वे हब जो ODOP स्कीम में गार्लिक का वहाँ पे है, ऐसे ही सर चूरू में है, ग्राउंडनट का है, ऐसे ही सर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ नहीं बस इतना ही बता दें आप। माननीय सदस्य सर, मैं धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को कि इनका एक विजन है कि हमारे किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने का काम करें। सर, मैं एक क्षेत्र से आता हूँ जहाँ का दूध उत्पादन का भी क्षेत्र भी अच्छा है। आपके हमारे इस क्षेत्र में आपने मोज़रेला चीज़ के लिए भी आपका रेडी टू ईट के लिए आपने बात की है। क्या हमारे हाड़ौती, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा के क्षेत्र में और राजस्थान में जहाँ इतने विदेशी पर्यटक आते हैं, क्या हमारे क्षेत्र में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ खोलना चाहेंगे जिससे हमारा दूध उत्पादन में और दूध को प्रोडक्शन करने के साथ, जरूर आपने बोला है कि लोग आना चाहते हैं, लोग जब तक लोग नहीं आएंगे इसमें आप राशि नहीं देंगे, पर आखिर में मुझे ये पूछना है कि लोग जब आएंगे, जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, जो बैकवर्ड रीजन है, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहाँ आप जब इंसेंटिव देंगे वहीं तो लोग आएंगे। आपसे इतना विनती करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप खोलें और आप फ्लोर पे एक एश्योरेंस दें जिससे हमारे क्षेत्र को इसमें फायदा हो। स्पीकर साहब, दुष्यंत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और लगातार मेंबर पार्लियामेंट बनते आ रहे हैं, उनकी चिंता बहुत जायज़ है क्योंकि किसान के पास अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसके नज़दीक है तो उसकी डेयरी है, उसकी गाय भैंस है, उसकी, तो इसलिए जो आपने कहा, जैसे सर मैं कह रहा था अभी डिमांड ड्रिवन है, आप अंदाज़ा लगाइए सिर्फ इस स्कीम में अगर किसी ने अप्लाई किया जो आया तो सर अमूल आया है। पता नहीं क्यों नहीं हमारी स्टेट्स की, मैं पंजाब भी उसमें ही है, बाकी स्टेट्स भी हैं, राजस्थान, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ना कोई और किसी स्टेट का जो दूध उत्पादक हैं जहाँ स्टेट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। सर एक मैं अंत में कहूँगा, निफ्टम की आपने बात की, निफ्टम बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है हमारे, जो हमारे नज़दीक यहाँ कुंडली में, जो हरियाणा में, जो राजस्थान के भी नज़दीक है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ उनकी स्टडीज़ स्टेट लेवल पे होती है, पर आप किसी को भी बंदोबस्त हम करेंगे, आप राजस्थान से या किसी से भी निफ्टम में, इंस्टीट्यूट में किसी को भी ट्रेनिंग देने के लिए अगर वहाँ भेजना चाहते हैं, और स्पेशल टीम्स हैं जो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपके पास भेजी जाएंगी। और दूध की जो बात आपने की है, बिल्कुल शॉर्ट में बड़ा ध्यान से हम इसको देखेंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में और स्पीकर साहब की डिस्ट्रिक्ट में दूध का कोई ना कोई सेंटर आ सके। धन्यवाद, आपने मुझे ये अनुमति दी। असम में फूड प्रोसेसिंग का बहुत वहाँ पे स्कोप है, नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है, और यहाँ पे एक स्कीम भी है PMKSY जिसके द्वारा 10 करोड़ का आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। मैं मंत्रालय से जानना चाहता हूँ कि असम में उन्होंने ये 10 करोड़ के जो PMKSY स्कीम्स है किन बेनिफिशरीज को दिया है, कितना आगे बढ़ा है, और क्या ऐसे भी बेनिफिशरीज हैं जिनको ये 10 करोड़ एलोकेट हो गया है पर उन्होंने खर्च नहीं किए हैं और इससे कारण पूरा जो 10 करोड़ का पैसा है वो ब्लॉक्ड हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है पर वो नहीं ले रहे। इसका भी विवरण मैं मंत्री से चाहूँगा। स्पीकर साहब, जैसे गौरव जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। इस स्कीम में सर स्मॉल और मीडियम सेगमेंट के इन्वेस्टर्स आते हैं। सर अगर मैं बात करूं असम की टोटल फिगर भी मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन सर मेन इसमें मैं जरूर सारे सदन को आप माध्यम से आपके बताना चाहता हूं। सर इसमें जो फायदा क्या है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन। किसी का भी कोई फार्मर है वो कोल्ड चेन से जोड़ना चाहता है, दूध है जैसे वो रखेगा तो अगर कोल्ड चेन होगी उसके साथ, अगर उसके बाद क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स के। इस तरीके से
क्रिएशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी सर, स्कीम फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस कर सकते हैं। जहां तक असम की आपने बात की है, असम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वहां पे 112 हैं, ऑपरेशनल वहां पे 53 हैं। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1329.327 है, और इससे जो लाभ हुआ है, मैं सर ये जरूर बताना चाहता हूँ, जो इससे लाभ हुआ है वो तकरीबन एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे 29433 मिली है, और फार्मर्स को 87169। वो अगर आपको लगता है कोई आपका प्रोजेक्ट बंद है तो मैं जरूर आपसे मिलके क्वेश्चन से चलाने की 147 एडवोकेट डीन सर, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सर, our national highway development is our major achievement. There is no doubt about it, sir. Sir, in the case of Kerala, national highway NH 66 from Kasaragod to Trivandrum is going well. That development works, sir. But even though the state government given the commitment for state share for the works of Angamali to Trivandrum MC Road parallel line, and also in the case of Kochi to Theni, in both cases 3 small bid came out, but it is not going well. That means it is not progressing in the same pace. I want to know through you, sir, what is the status update of Kochi Theni Greenfield Highway and Angamali to Trivandrum Greenfield Bharatmala project. Thank you. Honorable Chairman, sir. In Kerala, the land acquisition cost is coming 45 to 50 crore rupees per kilometer, and the cost of construction is also 45 crore per kilometer. So in the country, it maximum come to 20 crore. So acquisition of land in Kerala is a big problem. So preliminary first, it was commitment given by the government, Honorable Chief Minister, that they will contribute 50% of the cost in the NHI construction regarding the land acquisition. But after that, they given us 5,000 crore as a contribution for that. But after that, they request me now it is difficult for us to give that much share in the land acquisition cost. Sir, tomorrow I have a meeting with the Honorable Chief Minister, and we have already find out the way out that whatever the GST, where the share of the state government is 9% and 9% is of the central government, that will be the notional loss, and on the basis of that they will exempted the GST and royalty on aggregate sand and other thing by which we can compensate that. So we will find out the way out. Tomorrow we have a meeting with the Chief Minister of Kerala. So the problem related with Kochi Theni is under DPR preparation. After completing DPR, immediately we will go for the tender and we will positively consider this project. Sir, similarly, in the case of in our rural areas, there is also so many national highway projects. Sir, from Kerala, toll cases, we got the in-principle approval for national highways, but we didn't get the final sanction. What is the status update of toll cases? In principle approval we got, and we want to know the exact position of the cases. Actually, time of the declaration, if we declare national highway, then we have to take the responsibility for maintenance of the road. For that reason, we decided that principally we are accepted, and when we will declare, then we will start making expenditure on the project. But presently the policy changed. So it is difficult to change principal highway into the national highway. But some of the Gati Shakti scheme, port connectivity, airport connectivity, there are some special conditions for that. On the basis of that, project to project we can consider. But presently, in this particular thing, there is no policy for conversion of principal national highway into the NH. माननीय प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगणों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं
नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राष्ट्रपति आज शाम करेंगे भुवनेश्वर में एक नए कोर्ट परिसर का उद्घाटन। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पहुंचे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया स्वागत। भूटान नरेश अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए अहम प्रश्न। राज्यसभा की कार्यवाही हुई विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कामकाज पर होगी चर्चा। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक्ट के खिलाफ अदालत में दायर की गई कई याचिकाएं एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग।